ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो खाना पीना जो लोग भी कर रहे हैं प्लीज़ स्टॉप कर दें। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लास। ठीक है, बाकी लोग शायद बाहर हैं लेकिन आ जाएंगे जल्दी। तो इसका हम बायोमोलिक्यूल्स कर रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स में कल हमने कवर किया था अबाउट द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो बिफोर वी मूव अहेड कुछ थोड़ी सी चीज़ें बता दीजिए सो दैट मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आ जाए कि आप लोगों ने कुछ रिवाइज किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यस, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स के नाम बताइए जिनके पास अल्कोहल ग्रुप होता है। OH ग्रुप वाले अमाइनो एसिड्स के नाम बताइए जल्दी। हाँ जी बताइए, OH ग्रुप किस किस के पास होता है? यस, जल्दी जल्दी बताओ। OH ग्रुप किस किस के पास होता है? यस, क्या पढ़ा था हमने? अल्कोहल जब होता है तो क्या होता है? सर क्या करने लगता है? तो क्या हो गया? और थ्रियोनिन। ऐसे अमाइनो एसिड के नाम बताइए जिनके पास सल्फर होता है। सल्फर वाले ग्रुप का नाम बताइए। जैसे ये थायोल बोलेंगे ना इसको, ये अल्कोहल हो गया, ये थायोल वाला हो गया, तो कितना क्या नाम है इसका? सिस्टीन और बताइए। सिस्टीन एंड मेथियोनिन। ठीक है, एक सिस्टीन हो गया, मेथियोनिन हो गया। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के नाम बताइए जल्दी। एरोमेटिक अमाइनो एसिड, यस, टायरोसिन एंड टायरोसिन हो गया एक, ट्रिप्टोफैन हो गया, और बताइए, और फिनाइल एनालिन हो गया। प्रोटीन को अगर आपको कहीं डिटेक्ट करना है तो कितने वेवलेंथ पे कर सकते हैं? 280। कितने पे कर सकते हैं? 280 नैनोमीटर पे कर सकते हैं। अब मुझे जल्दी से बताइए, जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनके नाम बता दीजिए। असेंशियल अमाइनो एसिड्स, असेंशियल अमाइनो एसिड्स में आपके पास सबसे पहले मैंने आपको बोला था VIP। क्या क्या थे आपके पास? था वेलिन, फिर आइसोल्यूसिन, व्हाट एल्स? फिनाइल एनालिन। दिस इज नॉट व्हाट? P से प्रोलीन नहीं है ये। और क्या होता है? L से दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ल्यूसिन एंड लाइसिन। T से दो होते हैं, ट्रिप्टोफैन एंड, कितने हो गए टोटल बताइए? एक और बचा, कौन सा? मिथियोनिन। सेमी एसेंशियल के नाम बताइए। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम बताइए जल्दी से। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। दो हैं जो किस में आते हैं? सेमी एसेंशियल में आते हैं, एक आर्जिनिन और दूसरा कौन सा है? हिस्टिडिन। दीज आर द सेमी एसेंशियल वन। बाकी जो बचेंगे वो किस में आ जाएंगे? एसेंशियल में, नॉन एसेंशियल में आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार कर लेते हैं। एसेंशियल ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एसेंशियल अमाइनो एसिड 2 T से हैं, 2 L से हैं, 4 तो यही हो गए। बाकी आपको VIP वर्ड याद रखना है, वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड फिनाइल एलानिन। उसके अलावा आप मुझे बताइए कि जो बॉन्डिंग थी इन आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स में आपके पास एक होता है ग्लाइकोजन, और क्या होता है? स्टार्च, और एक होता है आपके पास सेलुलोज। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बन के आएगा।
ग्लाइकोजन में कौन सी बॉन्डिंग होती है दो ग्लूकोज यूनिट के बीच में? अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, ब्रांचिंग 1,6। इसमें बताइए स्टार्च में 1,4 ब्रांचिंग 1,6। सेलुलोज में बताइए नो ब्रांचिंग बीटा 1,4। ये ऑप्शन बहुत क्लोज आएंगे और उसमें फिर कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। ग्लाइकोजन अल्फा 1,4 और आपका स्टार्च इज अल्फा 1,4 एंड सेलुलोज इज बीटा 1,4, नो ब्रांचिंग। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपसे आयोडीन से रिएक्शन के लिए। ग्लाइकोजन आयोडीन से रिएक्शन कर पाएगा क्या? हेलिक्स नहीं है, कलर आएगा रेड, ओरिजिनल वैसे ही रहेगा, तो उसमें आएगा कलर रेड। इसमें कलर कौन सा आता है? इसमें ब्लू आएगा। इसमें कैसा आएगा? रेड ही आएगा। ब्लू कलर किसमें, स्पेशली किसमें आता है? स्टार्च में आता है। क्यों आता है? बिकॉज मेकिंग द हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें आपके पास क्या यूनिट बन जाती हैं? इसके अंदर दो यूनिट बनती है ना, क्या बोलते हैं? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज। तो जो नॉर्मल चेन होती है उनको अमाइलोज बोल देते हैं, जो ब्रांचिंग की साइड होती है उनको अमाइलोपेक्टिन बोल देते हैं। उन दोनों से मिलके ही आपका एक हेलिक्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर बनती है इसमें ऐसे। तो आयोडीन मॉलिक्यूल इसमें आ जाते हैं बीच में, दैट्स द रीजन कि इसमें कलर चेंज होता है, अदरवाइज और कहीं हेलिक्स नहीं बन रहा। आपसे पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट हो सकता है हो वहां, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान देंगे जो इंपॉर्टेंट था, जो हमने किया था। अच्छा मुझे बता दीजिए, जो हमने शुगर पढ़े थे, 4 कार्बन वाले शुगर का नाम बता दीजिए किसी। इरेथ्रोज, ठीक है। 3 कार्बन वाले का बताइए। ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, राइट। तो वो आपके हो गए 3 कार्बन वाले। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लिपिड्स, राइट। तो लिपिड्स के बारे में आप सब लोगों को पता होगा, मोस्टली ऑयल वगैरह तो हम डील करते ही हैं, देखते ही हैं अपने डेली लाइफ में। हमने ऑयल्स को देखा है, वैक्स को देखा है, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, जो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? लिपिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्या आपने इनको कभी वाटर में सॉल्युबल होते देखा है? नहीं देखा है। तो ये कैसे होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स कैसे होंगे? वाटर इनसॉल्युबल होंगे। पहली प्रॉपर्टी तो जो सबको पता होगी, वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। व्हाट एल्स? जैसे इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं, तो लिपिड्स कैसे हो सकते हैं? या तो सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं, लॉन्ग चेन। आपको पता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हो आप, क्या कौन सा ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक? COOH। बस यहाँ क्या होता है कि लॉन्ग चेन होती है, नॉन पोलर लॉन्ग चेन होती है, उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। तो नॉर्मली अगर इनका फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला आएगा CnH2nO2। क्या जनरल फॉर्मूला है इनका? CnH2nO2, ये इनका जनरल फॉर्मूला हो गया। तो ये इनका लिपिड्स का जनरल फॉर्मूला है, जिसमें आपके क्या हो सकता है? फैटी एसिड। ये सिंपल, हम फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं। एक सिंपल फैटी एसिड का यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, पामिटिक एसिड। ये होता है 16 कार्बन का। कितने कार्बन का? 16 कार्बन का। इसी तरीके से और भी होते हैं। अब जैसे अगर आप इसमें भी अगर देखेंगे तो आपके पास एसिड्स, जो फैटी एसिड हैं, वो भी डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। ये ऐसे लिपिड्स की बात कर रहे हैं जिनके पास लॉन्ग नॉन पोलर चेन है और एक एंड पे क्या है? एक एंड पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर आप ये सोचें कि अगर इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल होगा तो इसका एक एंड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक, और दूसरा एंड कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक सबको पता है। फिलिक मतलब वाटर लविंग, फोबिक मतलब वाटर हेटिंग, राइट। तो आपके पास अगर आप देखो एक लॉन्ग चेन बन रही है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक साइड लगा है जो आयोनाइज हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो हाइड्रोफिलिक होगा। और एक लॉन्ग चेन है एक साइड जिसमें बस कार्बन का ग्रुप है, जैसे आपने देखा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आप पढ़ते हो ना, तो उसमें बस कार्बन कार्बन, कोई फंक्शनल ग्रुप तो लगा नहीं है। तो वो नॉन पोलर जो चेन होती हैं वो कैसे होते हैं? वो हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये फैटी एसिड हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो एसिड होते हैं इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक ट्रिक है। जैसे पामेटिक एसिड तो आपने देख लिया, पामेटिक एसिड कितने कार्बन थे उसके अंदर? 16 इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर पामेटिक एसिड को आप देख रहे थे तो पामेटिक एसिड कैसा था? पामेटिक एसिड का फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि CH3
CH2, इज इट करेक्ट और नॉट? टेल मी. जब आप बोलते हो कि कितने कार्बन है तो यू आर ऑल्सो एडिंग द व्हाट? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन. ये ऐसा नहीं होगा कि आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन को हटा दोगे. इस तरीके के ऑप्शंस हैं. अगर आप PYQs देखोगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ये भी आपको कंफ्यूजन डाला गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन छोड़ दिया हो और आप आगे के देख रहे हो. ठीक है, तो पामेटिक एसिड में इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप है. ठीक है, उसमें भी अब जब आप फैटी एसिड पढ़ते हो तो उसमें काफी तरीके के होते हैं. जैसे अगर आप देखोगे कुछ में सैचुरेशन होगा, कुछ में सैचुरेशन नहीं होगा. व्हाट डज इट मीन सैचुरेशन, अनसैचुरेशन? अगर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेशन, क्योंकि आपको पता है जब डबल बॉन्ड बनता है तो अगर ये सिंगल बॉन्ड है ऐसा तो डबल बॉन्ड में किंक आ जाता है, ऐसे हो जाता है. मतलब डबल बॉन्ड का किंक आने का मतलब है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेट बॉन्ड नहीं रहेगा. राइट? तो जब भी ये अनसैचुरेशन आता है तो आप मुझे बताइए अनसैचुरेशन आने से लिक्विडिटी बढ़ेगी कि सॉलिडिफाई होंगे? अगर किसी, मैं ये बोलूं कि कोई फैटी एसिड है उसमें अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा है तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा कि सॉलिड फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा. लिक्विड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जब उसमें ये किंक होंगे तो वो सॉलिड नहीं हो पाएगा. मतलब आप समझिए एक बॉक्स है आपके पास और उसमें दो तरीके की चीजें रखनी है आपको. एक तो ये स्ट्रेट वाला रखना है और एक आपको ये रखना है. कौन ज्यादा अच्छे से अरेंज हो सकता है, ये वाला कि ये पहला वाला ना, जो स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन वाला आप रखते जाइए, सारा अच्छे से अरेंज हो जाएगा और उसमें आवाज कम आएगी, चीजें बहुत सही से सेटलमेंट होगा. बट व्हाट अबाउट दिस वन? ये वाला क्या करता है, अगर आपने इस तरीके का कोई चेन रख रखा है, अनसैचुरेशन रख रखा है या डबल बॉन्ड रख रखा है, तो इट विल गिव यू व्हाट? लिक्विडिटी. आपको सेटल नहीं होने देगा. ठीक है, तो जब अनसैचुरेशन बढ़ता है तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑयल के अंदर डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे या घी के अंदर या उसके अंदर ज्यादा होंगे जो सॉलिड फॉर्म में है? ऑयल के अंदर ज्यादा होंगे. जिसके अंदर डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे, अनसैचुरेशन होगा, वही किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा. रूम टेम्परेचर पे आप देखते हो, रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्म में वो क्या हो गया? ऑयल हो गया. जो सॉलिड है वो कैसे हो गए? फैट्स हो गए. राइट? तो आप बोल सकते हो फैट और ऑयल में आपसे पूछा जाए अनसैचुरेशन किस में ज्यादा है? ऑयल में अनसैचुरेशन ज्यादा है, डबल बॉन्ड ज्यादा है. अब इसमें जैसे मैंने लिखा है सॉल, सॉल आपने जेल सॉल थ्योरी पढ़ा होगा. ठीक है, सॉल ये मैंने इसलिए लिखा है, पामेटिक एसिड आपको ऑलरेडी पता है 16 कार्बन होते हैं. एक होता है स्टेरिक एसिड. क्या होता है? स्टेरिक एसिड. 3, ये मैं आपको लिख रहा हूं, इन तीनों के पास ये 4 जितने हैं, इन चारों के पास 18 कार्बन होते हैं. कितने होते हैं? 16 वाला आपने पढ़ लिया. ये ऐसे फैटी एसिड हैं जिनके चारों के पास क्या है? 18 कार्बन है. बट द डिफरेंस इज, अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें, इसके पास 0, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 3. क्या हुआ बच्चे? कुछ ऐसा फनी है तो हमें भी बता दो तो हम लोग भी हंस लें थोड़ा सा. बताओ, कुछ तो है फनी. क्या हुआ? हाँ जी, डिस्टर्ब हो रहा है बच्चे, और कोई बात नहीं है. बाकी सारे लोग भी बैठे ना क्लास में, और कोई बात नहीं है. वरना आप अगर कोई बहुत अच्छा जोक है तो आप बाहर जाके क्रैक कर सकते हैं, या हमें भी बता दो तो हम लोग भी हंस लें थोड़ा. ठीक है, समीर. सो S इज स्टेरिक एसिड. ये देखिए एडिशनल एग्जाम्पल हो गए. पामेटिक एसिड आपको ऑलरेडी पता है. 2 एग्जाम्पल तो आप याद ही रखोगे. एक हो गया पामेटिक एसिड, एक हो गया अरेकिडोनिक एसिड. अरेकिडोनिक एसिड में आपको पता है 4 डबल बॉन्ड होते हैं, वो भी अनसैचुरेटेड है. ठीक है, पामेटिक एसिड कैसा है? सैचुरेटेड है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता. मतलब ये जो पामेटिक एसिड है इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, 0 डबल बॉन्ड. स्टेरिक एसिड कैसा है? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड, 0 डबल बॉन्ड है. ठीक है, ये है ओलेइक एसिड. ये है लिनोलेइक एसिड. फिर आता है आपके पास लिनोलेनिक.
अब आपको कम से कम टोटल 4 ये हो गए, और 2 आपको ऑलरेडी बताए गए जो आपका एनसीईआरटी में भी स्पेशली मेंशन किया गया, पामिटिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक में 18 नहीं होते, 20 होते हैं, इसलिए यहाँ इसका नाम नहीं लिखा है। तो टोटल अगर आप देखें फैटी एसिड्स के बारे में, तो फैटी एसिड एक तो हमने पढ़ा कि फैटी एसिड कैसे होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nO2, राइट। उसके बाद सिंपल फैटी एसिड का मतलब क्या हुआ, एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, दूसरे साइड एक लॉन्ग चेन होगी, नॉन पोलर लॉन्ग चेन होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितनी लॉन्ग चेन है, मतलब एक सबसे पहले आपने पढ़ा पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड में कितना था 16, ठीक है। पामिटिक एसिड के बाद अब मैंने आपको बताया सॉल, सॉल में SOLL, सबके पास कितने कार्बन होते हैं, 18 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसमें से स्टेरिक एसिड कैसा है, this one is only this one is saturated, बाकी rest of the 3 are unsaturated। कितने डबल बॉन्ड है, कितने, वो आपको ऑलरेडी पता है, 0 1 2 3 इस तरीके से लिखा है। तो एटलीस्ट 4 एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे इसमें से। एक एडिशनल चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो है अरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। और ये कैसे हैं, जो आपके पास ऐसे एंजाइम नहीं है जो अनसैचुरेशन कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ये जो अनसैचुरेशन है, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो क्या कर सकते हैं, 9 पोजीशन तक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, ठीक है, उसके आगे नहीं लगा सकते। जो ह्यूमन सिस्टम है उसमें अनसैचुरेशन, अगर आपको डबल बॉन्ड क्रिएट करना है तो आप उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो आपके पास क्या है, इसी वजह से हमें क्या हो जाता है, ये असेंशियल। ठीक है, एम आई ऑडिबल नाउ, मतलब ऑडिबल तो पहले भी होगा, अभी शायद थोड़ा सा बेटर होगा। तो आई थिंक इट्स फाइन नाउ, ये क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो लिपिड्स क्या हमने पढ़ा, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आप सिंपल देखोगे तो इनके साथ, जैसे अगर आपने देखा, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो कि RCOOH, तो ये कैसा होगा, लॉन्ग चेन होगा। जो R ग्रुप है वो एक लॉन्ग चेन होगी, नॉन पोलर लॉन्ग चेन होगी। एक साइड क्या होगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, और एक साइड R ग्रुप होगा, ठीक है। सो R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, लेकिन मेनली जब हम लिपिड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें R ग्रुप एक लॉन्ग चेन होती है, राइट। तो मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, 1 कार्बन टू 19 कार्बन, ठीक है। तो आपके पास इनको क्या बोलेंगे, ये सिंपल वाले हैं फैटी एसिड, राइट। तो इसमें हमने पढ़ा पामिटिक एसिड का, बहुत क्लियरली वहां मेंशन किया गया एनसीईआरटी में, 16 कार्बन है, पूछा भी गया है इससे पहले, ठीक है। अरेकिडोनिक में कितने होते हैं, 20 होते हैं। हो सकता है डबल बॉन्ड के बारे में पूछ लिया जाए, जो कि नहीं पूछा गया है, तो डबल बॉन्ड का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, पामिटिक एसिड कैसा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो फैटी एसिड अभी हमने डिस्कस किया कैसे हो सकते हैं, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का नाम बता दीजिए कोई, सैचुरेटेड का नाम बताइए। पामिटिक एसिड एंड, पामिटिक एसिड हो गया एंड स्टेरिक एसिड हो गया। अनसैचुरेटेड का नाम बता दीजिए। तो आपके पास OLL, ओला याद कर लो, सैचुरेटेड हो गया, मतलब ये वो वाला ओला है जिसमें एक L ज्यादा है, मतलब आपको एक हो सकता है कोई एक्स्ट्रा राइड मिल रही हो। सो ओलेइक एसिड हो गया, लिनोलेक, लिनोलेक और लिनोलेनिक, ठीक है। दोनों एक से नाम है, लेकिन एक में एक डबल बॉन्ड होता है, एक में उससे ज्यादा 2 होते हैं, ठीक है।
सॉरी एक में 2 होते हैं, एक में 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद एरेकिडोनिक एसिड आ गया, इसमें कितने कार्बन? 20 कार्बन, ठीक है। किसमें? एरेकिडोनिक एसिड में 4 बचे, ठीक है। तो आपके पास एरेकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद एक आपका जो सिंपल लिपिड है वो ग्लिसरॉल, विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। आपको प्रोपेन पता है, प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होगा? CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये क्या है? प्रोपेन है, राइट। आपको क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करिए, तो क्या बन जाएगा? CH2OH CHOH और CH2OH। इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। दिस इज ग्लिसरॉल। और ये भी कैसा है? एक सिंपल लिपिड है, ठीक है। तो हमने सिंपल लिपिड से स्टार्टिंग की थी, फैटी एसिड्स पढ़े, ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ा कि ये किसका डेरिवेटिव है? प्रोपेन का डेरिवेटिव है। इसमें आप क्या करते हो, एक हाइड्रोजन को हटाते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल। तो हो सकता है कि कई बार आप फैटी एसिड का फॉर्मूला देख रहे हो, वहां कई बार बहुत इजीली लिखा होता है। आपने जैसे डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि फैट का ब्रेकडाउन होगा किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब सपोज उन्होंने ऑप्शन दे दिया फैटी एसिड प्लस ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, मैं आपको सच बता रहा हूँ कम से कम 80% बच्चे इसको ऑप्शन को नहीं टिक करेंगे, ठीक है। मतलब क्योंकि आप उस चीज पे नहीं सोच रहे हो कि इसके ड्राइव कहाँ से हो गया है। तो अगर ग्लिसरॉल को ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कर दिया डाइजेशन वाले क्वेश्चन में कि फैट का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ये होता है, तो आप यकीन माने नहीं करेंगे सही बच्चे, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि ग्लिसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसको कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, फिर इसको डाइजेशन से जोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे लिपिड्स होंगे जिनके पास ग्लिसरॉल भी होगा और फैटी एसिड्स भी होंगे, ठीक है। काइंड ऑफ लिपिड्स जो किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के। तो आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको इसको बनाना है तो यू कैन सी कि आपके पास क्या फॉर्मूला था? CH2 CHO CH2O। आपने H जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, आप क्या करते हो, मतलब इसका काइंड ऑफ एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक अल्कोहल की तरह बिहेव कर रहा है। आप अगर किसी एक फैटी एसिड के साथ रिएक्शन इसकी करा दो, सपोज मैंने इसकी पामेटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ पामेटिक एसिड के साथ अगर मुझे रिएक्शन करानी होगी तो मैं क्या लिखूंगा? मुझे लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ, ठीक है। और आपके पास हो गया CH214 और CH3। ये है कि नहीं फैटी एसिड? पामेटिक एसिड है ना, इसके साथ आप रिएक्शन करा सकते हो। तो ये OH था, इसमें से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा, ये इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, तो वो अलग अलग तरीके से बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? CH2O, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और बाकी आप जैसे लिख रहे थे वैसे लिख सकते हो, CH214 और CH3। और इस तरीके से ये सारे इसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक लिपिड ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में रिएक्शन करके बना ले, ठीक है। अभी तक हमने लिपिड्स में क्या पढ़ा? लिपिड्स कैसे होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nO2 होता है। उसके बाद देखा सिंपल फैटी एसिड। सिंपल फैटी एसिड में हमने क्या पढ़ा? पामेटिक एसिड 16 कार्बन का, अरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का, स्टेरिक एसिड 18 का, ओलेइक एसिड 18, लेनोलेइक एसिड 18, लिनोलेनिक एसिड 18। डबल बॉन्ड कैसे? 0 1 2 3। अरेकिडोनिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड? 4। हमने पढ़ा फैटी एसिड में सैचुरेशन होता है, अनसैचुरेशन होता है। सैचुरेशन मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है। ऑयल्स के अंदर अनसैचुरेशन ज्यादा होगा और मतलब फैट के अंदर नहीं होगा, इसलिए वो फैट बन रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लिपिड्स को आप कैसे बना सकते हो। अच्छा, एक सिंपल फैटी एसिड हमने और लिपिड पढ़ा, जैसे ग्लिसरॉल, कि आपके पास जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है उसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वन काइंड ऑफ लिपिड, राइट। अब क्या करते हैं, ये तो हमने सिंपल लिपिड पढ़ लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके के लिपिड्स को ज्वाइन करके कॉम्बिनेशनल चीजें भी बना सकते हो। जैसे आपने ग्लिसरॉल को ज्वाइन किया और पामेटिक एसिड को ज्वाइन कर लिया। जैसे आपके सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। भाई आप ग्लिसरॉल में क्या करिए? फॉस्फेट लगा दीजिए, कोलिन ग्रुप लगा दीजिए, फॉस्फोलिपिड बन जाएगा, राइट। और उसमें आपके मेम्ब्रेन के लिसाइथिन जिसको बोलते हैं, राइट।
तो अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये कोई अलग चीज नहीं है। हमने स्टार्ट कहां से किया था? सिंपल से, फैटी एसिड से। फिर हमने दूसरे टाइप का पढ़ा ग्लिसरॉल। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो एक एस्टर बन रहा है। एक अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो आपके फैट के केसेस में आपको बहुत सारे एस्टर्स भी मिलेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए वैक्स क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट आर द वैक्स? वैक्स भी अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से बनते हैं, बट व्हाट्स द डिफरेंस? वैक्स किसको बोलेंगे? बस फर्क ये होता है कि वैक्स में अल्कोहल भी लॉन्ग चेन होता है। जैसे नॉर्मली अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम तीन कार्बन वाला बना रहे हैं। व्हाट्स द डिफरेंस? अगर आपसे पूछा जाए वैक्स में क्या डिफरेंस होता है, वैक्स भी तो एक लिपिड है। अब वैक्स एक ऐसा लिपिड है कि नॉर्मली हम क्या यूज कर रहे होते हैं? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक छोटा सा अल्कोहल है, मतलब 3 कार्बन वाला है। अगर मैं इसकी जगह सपोज 12 कार्बन वाला यूज कर लूं, ठीक है, मायरेसॉल अल्कोहल होता है, मायरेस्टेल अल्कोहल होता है 12 कार्बन वाला, ठीक है। अगर आप उसको यूज करोगे तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा? वो वैक्स हो जाएगा। मतलब सेम मतलब केमिकल रिएक्शन वाइज सेम है, बट क्या चेंज हो रहा है? लेंथ चेंज हो रही है, तो वो क्या हो गया? वैक्स हो गया। रिएक्शन सेम है, अल्कोहल की आपको एसिड से रिएक्शन करानी है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फैटी एसिड, दूसरा हमने पढ़ा ग्लिसरॉल। फिर हमें क्या करना है? दोनों की आपस में रिएक्शन करानी है, एक एसिड और एक अल्कोहल, दोनों को आप रिएक्शन करा दो, उससे क्या मिलेगा? एस्टर। वो क्या हो जाएंगे? वो भी लिपिड ही होंगे, और वो डिफरेंट टाइप के लिपिड है, राइट। चलिए, तो एक हमने देख लिया ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो हियर फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल। एस्टर तो बन रहा है, आप देख रहे हो एस्टर का बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी ओ ओ, सी के साथ दो ओ आ रहे हैं, मतलब एस्टर बन रहा है, राइट। तो यहां आपके पास एक ओ ये हो गया, एक ओ ये हो गया, तो दोनों सी ओ हो गए, तो ये क्या हो गया? एस्टर हो गया। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। व्हाट डज इट मीन? मोनोग्लिसराइड का मतलब ये है कि आपके पास ये ग्लिसरॉल है, CH2OR1, CH2OH, CH2OH। ये बताइए क्या है? मोनो है, डाई है? यस। इसमें से कौन सा मोनो है, डाई है? बताइए वो पहले। एक है आपके पास CH2OR1, फिर है आपके पास CH2OR2, एंड देन यू आर हैविंग CH2OR3। कौन सा मोनो, कौन सा डाई, कौन सा ट्राई? मतलब जिसमें आपने एक लगा रखा है वो कैसा हो गया? मोनो हो गया। तो ये कैसा है? मोनोग्लिसराइड। समझ आया क्या फर्क है? ये कैसा है? इसमें एक ये लगा, एक ये लगा, कितना हो गया? डाइग्लिसराइड। उसके बाद अगर 3 लगे तो कैसे हो गया? 1 2 3, कैसे हो गया? ट्राइग्लिसराइड। क्या ये एक से होना जरूरी है? जरूरी है कि सेम ही जुड़े, तीनों जगह पामेटिक एसिड लगाओ आप? वो कोई कंपल्शन नहीं है। आप हो सकता है एक जगह स्टेरिक एसिड लगा दो, एक जगह एरेकिडोनिक लगा दो, एक जगह पामेटिक एसिड लगा दो, तो वो चेंज हो सकते हैं ग्रुप। लेकिन ये कैसे हैं? ये कॉम्बिनेशन से किसके बन रहे हैं? आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से, उससे क्या बन रहा है? एस्टर बन रहा है, ठीक है। और ये अलग अलग तरीके के हैं, उसमें जितने फैटी एसिड जुड़ रहे हैं उसके बेसिस पे इनको आप बोलते हो। अब जब ये नाम लिखे आते हैं कहीं तो हमें बड़ा कंफ्यूजन लगता है कि ये क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गई, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। तो सुनने में हमें अजीब सा, ग्लिसराइड वर्ड आपने बहुत सुना होगा, तो कुछ भी नहीं है। ग्लिसरॉल के साथ आप फैटी एसिड जोड़ दो, दैट इज अ ग्लिसराइड। लेकिन जब हम मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं, वहां कुछ आता है कि मोनोग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड होते हैं इसके अंदर, तो हमें बड़ा कंफ्यूजन लगता है या कुछ नई सी चीज लगती है। तो वैसा कुछ नहीं है इसमें। तो आई थिंक ये क्लियर है बच्चे। चलो आगे आ जाते हैं। Some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compound in them. उनको क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड। क्या करना है आपको? बस एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल को पकड़ लेना है। कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास? ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। क्या स्ट्रक्चर है उसकी? CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है। ये आपके पास ग्लिसरॉल है, आपको बनाना है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड अगर मुझे फॉस्फोलिपिड बनाना होगा तो मैं कैसे बना सकता हूं? पहले तो मैं इसमें एक फैटी एसिड जोड़ देता हूं, ठीक है। दूसरे में भी जोड़ देता हूं, चलो OR2,
जो तीसरा वाला है उसमें मैंने क्या जोड़ दिया, फॉस्फोरस जोड़ दिया। ये क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया। क्या फर्क हुआ, आपके पास एक लिपिड था, कैसा लिपिड, जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना था। आपने क्या करना है, बस एक क्या जोड़ देना है इसमें, आपने एक फॉस्फेट जोड़ दिया यहां, तो ये क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या होता है, एक होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है फॉस्फेटाइडल कोलिन, जिसको लेसेथिन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को एक्सटेंड अगर हम कर दें, इसमें एक एंटिटी होती है, उस एंटिटी को पहले मैं बता देता हूं कोलिन पार्ट कितना है। ठीक है, अगर आप उसको समझ लोगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ये हमने जो स्ट्रक्चर लिखी है, पहले मैं कोलिन का स्ट्रक्चर लिख देता हूं, तो जिससे आपको थोड़ा सा आसान रहे। कोलिन का स्ट्रक्चर होता है CH2 CH2 NCH3 CH3 CH3। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, यहां कितने बना लिए, 4 बना लिए। अगर 4 बना लिए तो क्या करना पड़ेगा, प्लस चार्ज लगाना पड़ेगा। भाई अगर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा ना। अगर मैं नाइट्रोजन के ऊपर प्लस लगा देता हूं तो क्या मतलब हुआ इसका, मतलब उसके पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसने एक दे दिया, इसलिए उसमें एक प्लस आ गया। तो अगर आप उसको n प्लस कर देते हो, ऐसे होता है कई बार एटम के साथ, अगर आप किसी के ऊपर माइनस लगा दो या किसी के ऊपर प्लस लगा दो, तो आप ये बताना चाह रहे हो कि ऑलरेडी उसमें से आपने कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो वो उससे पीछे वाले या आगे वाले एटम की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहां कार्बन की तरह बिहेव करके इसने कर लिया, तो दिस पार्ट इज व्हाट, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, दिस इज अ कोलिन। इतना पार्ट हमारा कोलिन है। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फॉस्फेटाइडल कोलिन, जिसको लेसाइथन बोलते हैं। हो सकता है कि आपको कहीं मिल जाए इस तरीके का हो, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है, CH2OR1 CHOR2। आपको क्या करना है, यहां CH2O फॉस्फेट आप जोड़ दीजिए, ये OH कर दिया, और आपने यहां क्या लगा देना है, ये ग्रुप जोड़ देना है। इस पे प्लस चार्ज लगा दोगे, ये नाइट्रोजन लगाए। ठीक है, तो इतना पार्ट आपका क्या है, ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी हो गई, फॉस्फेटाइडल कोलिन। और इसी को क्या बोल देते हैं, लेसाइथन। ये किस पे होता है, मेम्ब्रेन्स में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ज्वाइन होते हैं, और इसमें बहुत सारे ग्रुप लग सकते हैं। मतलब आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और भी जोड़ सकते हो, कहां, थर्ड वाले जो ग्लिसरॉल था, इससे आप जोड़ते हो यहां पर। तो अगर आप बोलो कि फॉस्फोलिपिड में, इसमें अलग अलग तरीके की चीजें आप जोड़ सकते हो, जैसे स्फिंगोमाइलिन आपने सुना होगा, न्यूरॉन्स में होता है, वो भी इसी से ड्राइव होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, बस कॉम्बिनेशन बनाना है। तो लिपिड्स में मेनली क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से आप खेलते रहते हो, अलग अलग तरीके से जोड़ते रहते हो, और नए नए तरीके के लिपिड्स बनते रहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये दैट वाज अबाउट द फैटी एसिड, ऑयल। और हमने फैट के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया कि ऑयल और फैट में कौन लिक्विड फॉर्म में रहता है, कौन सॉलिड फॉर्म में, किस में सैचुरेशन होता है, किस में अनसैचुरेशन होता है, दैट इज ऑलरेडी क्लियर। अब हम आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, राइट। तो आपके पास 2 यूनिट है, एक है प्यूरिन और एक है पायरिमिडीन। प्यूरिन कैसा होता है, डबल रिंग होता है, पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग। प्यूरिन में कौन कौन आएगा, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन में 3 आएंगे, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थायमिन एंड यूरेसिल में बस मिथाइल का फर्क है। किसका फर्क है, मिथाइल का। आप देख सकते हो, अगर स्ट्रक्चर आप देखिए, स्ट्रक्चर इसमें नहीं दे रखी है ना, एडेनिन की एडेनिन है और उसके अलावा यूरेसिल दे रखा है। अभी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, फिर आप देखोगे कि दोनों में बस मिथाइल का फर्क है, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो डबल रिंग है और सिंगल रिंग है, पायरिमिडीन में 3 और प्यूरिन में 2। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और,
कौन मुझे बताएगा डीएनए में जब पायरिमिडीन शुगर के साथ जुड़ता है तो कौन से नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, ये पूछ सकते हैं। प्यूरीन आप ऐसे जोड़ते हो ना, आपके पास ये शुगर हो गया, इस शुगर से यहां नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है, ठीक है, और इस नाइट्रोजन बेस के साथ यहां आपके पास एक फॉस्फेट होगा, ठीक है। इस तरीके से होता है ना, नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर हो गया, शुगर के साथ एक फॉस्फेट जुड़ा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपने बनाया है यहां, दिस इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वी आर हैविंग हियर, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्यूरीन हो सकता है या पायरिमिडीन हो सकता है। प्यूरीन के कौन से नंबर के नाइट्रोजन के साथ ये कनेक्ट करता है, बताओ। फिफ्थ तो नहीं है आपके पास, अगर पायरिमिडीन है तो होगा आपका 1, और अगर प्यूरीन है तो होगा 9, ठीक है। प्यूरीन में 2 रिंग होती है, अगर आप नॉर्मल अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो प्यूरीन के पास होगा, प्यूरीन में 2 रिंग बनेगी, तो प्यूरीन में नॉर्मल अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो स्ट्रक्चर ऐसी होती है। यहां आपके पास ये जो नंबरिंग अगर आप देखोगे तो आपके पास जाएगा, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, एक कम हो रहा है क्या इसमें, अच्छा ये रहा 1 2 3 4 5 6, दिस इज 7 8 एंड 9। प्यूरीन में 9 वाले नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट करता है क्या, शुगर, और पायरिमिडीन में फर्स्ट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। तो एक चीज, फर्स्ट मतलब उसमें सिंगल ही रिंग होगी ना, उसमें रिंग ऐसे बनती है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ये पायरिमिडीन की बेसिक स्ट्रक्चर है, ये प्यूरीन्स की बेसिक स्ट्रक्चर है। प्यूरीन्स में कैसी होती है, डबल रिंग होती है, पायरिमिडीन में सिंगल रिंग होती है। यहां जो नंबरिंग आती है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आती है, तो किससे कनेक्ट कर रहा है, फर्स्ट के साथ, यहां से जाके कनेक्ट करेगा। इसमें पहले रिंग से कनेक्ट नहीं करता, 9th वाले से करता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें हमने देखा कि एडेनिन एक क्या है, प्यूरीन पायरिमिडीन, प्यूरीन। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये मैंने आपको जनरलाइज स्ट्रक्चर बताई है, इसमें बस क्या लिखा है NH2, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 6 अमीनो प्यूरीन, क्या बोल सकते हैं, 6 अमीनो प्यूरीन। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो 6 पोजीशन पे अमीनो लगा है, बाकी तो इसका जनरल फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको डबल रिंग का बताया था, ठीक है। उसके बाद इसके साथ आपके पास क्या है, अगर आपने शुगर जोड़ दिया तो क्या बन जाता है, ये न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। तो अगर एडेनिन के साथ शुगर जोड़ दिया तो क्या बन गया, एडिनोसिन, एडिनोसिन, राइट। आपके पास एडेनिन था, उसके साथ आपने एक शुगर जोड़ दिया, दिस इज अ राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबो शुगर, दिस वन। ये कैसी शुगर है, राइबोज की डीऑक्सी राइबोज, ये डीऑक्सी राइबोज है, ये राइबोज है। इसमें तो देख रहे हो दोनों जगह हाइड्रोक्सिल है। डीऑक्सी राइबोज तब होता जब इसमें से ये OH की जगह क्या होता, बस O होता। सेकेंड पोजीशन पे आपका अगर डीऑक्सीजनेशन हो जाता है तो आप ड्राइव करते हो ना शुगर को, हमने क्या पढ़ा था, ड्राइव शुगर पढ़े थे ना, ड्राइव मोनोसेक्राइड। तो ये क्या है, एडिनोसिन है। अगर आप इसके साथ फॉस्फेट जोड़ दो, अभी हो गया एडिनाइलिक एसिड, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, दिस वन इज न्यूक्लियोसाइड, और ये क्या है, ये आपका है न्यूक्लियोटाइड। तो आपने स्टार्ट किया नाइट्रोजनस बेस के साथ, और क्या एटीपी होता है डीएनए के अंदर, डीएनए के स्ट्रक्चर में एटीपी का फंक्शन क्या है, एटीपी का फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा क्या फंक्शन है एटीपी का, एटीपी डीएनए के अंदर नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है एटीपी नहीं होता डीएनए के अंदर, भाई एटीपी नहीं होगा तो डीएनए बनाओगे कैसे। बस फर्क ये होता है कि एटीपी जब जुड़ता है, कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं
जब आप न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हो तो न्यूक्लियोटाइड बोलने का मतलब है आपके पास एटीपी, जेटीपी, यूटीपी, सीटीपी, ऑल दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स ना। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या हुआ, इन लेटर्स के सिवा आप कहां से लेके आओगे न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड कुछ और थोड़ी होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर द एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी। यूटीपी आरएनए में होगा, राइट? लेकिन ज्वाइन होने से पहले, क्योंकि इनको ज्वाइन करना है, बॉन्ड बनाना है, तो अपने ये 2 फॉस्फेट रिलीज करते हैं। जब ये डीएनए में जुड़ता है तो सपोज अगर एटीपी को डीएनए में जुड़ना है तो एएमपी के फॉर्म में जुड़ेगा। किस फॉर्म में जुड़ेगा? 2 फॉस्फेट निकाल देगा, उसको बोलेंगे पायरोफॉस्फेट, वहीं से एनर्जी मिलती है उसको। जब आपका डीएनए रेप्लिकेशन में आप पढ़ोगे सेलुलर बायोलॉजी में, वहां पढ़ाया जाएगा, जब पॉलीमरेज आपको वो करता है तो एटीपी, सारे न्यूक्लियोटाइड इसी फॉर्म में आते हैं। इनफैक्ट अगर आपको लैब में भी बनाना है तो आप न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही देते हो, जीटीपी, एनटीपी, डीएनटीपीज ऐसे ही देते हो, राइट? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अगर आप देखें सम ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हो गए? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूरेसिल एंड थायमिन? ऑल स्ट्रक्चर इज सिमिलर एक्सेप्ट द मिथाइल ग्रुप। क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर, आपने नॉर्मल स्ट्रक्चर तो देखा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। इसमें बस यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ। अगर मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा होता है। अगर मैंने यहाँ मिथाइल लगा दिया तो दिस इज थाइमीन, ठीक है। और अगर मैं इस मिथाइल को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? यूरेसिल। दैट्स द ओनली डिफरेंस इन इट, ठीक है। आपके पास, आपने ये 2 ग्रुप लगा रखे हैं, और अगर मैं इसमें NH2 लगा दूं, यहाँ इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं ऊपर NH2 लगा दूंगा तो साइटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मैं ये O की जगह अगर आपको इसको हटा के यहाँ NH2 लगा देता हूं तो ये सेम स्ट्रक्चर हो जाएगी फिर साइटोसिन, ठीक है। दैट्स अ पार्शियल डिफरेंस इन ऑल दीज स्ट्रक्चर, और बहुत क्लोज है यूरेसिल और थायमिन। आपको लगता होगा ये अपने आप में अलग स्ट्रक्चर हो गई, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। दैट्स अ ओनली डिफरेंस कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइलेशन हो चुका है, ठीक है। और ये एक मेथड भी है, जब आप डीएनए में रेप्लिकेशन करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रैंड नया है कौन सा पुराना है? जो पुराना स्ट्रैंड होता है उस पर ऑलरेडी मिथाइलेशन होता है। मिथाइलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे आपको पता चल जाता है नया स्ट्रैंड कौन सा है, पुराना स्ट्रैंड कौन सा है। उसके बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है वहाँ, ठीक है। तो व्हेन आपके पास ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है अगर शुगर के साथ जुड़ जाते हैं, आपके पास एक नाइट्रोजनस बेस है, अगर वो शुगर के साथ जुड़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। इज इट सो और नॉट? बताइए, अगर आप एक शुगर को जोड़ दीजिए नाइट्रोजनस बेस के साथ तो जो एंटिटी बनती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अगर आप इस न्यूक्लियोसाइड को किसी फॉस्फेट के साथ जोड़ दोगे, लाइक फॉस्फेट के साथ एस्ट्रीफाइड कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। इजी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसको ऐसा किया तो जैसे जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उनका नाम क्या होता है? एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरिडिन, साइटिडिन, ऑल दीज आर द न्यूक्लियोटाइड। अभी आपने पढ़ा था, अगर हमने न्यूक्लियोटाइड की जगह हम ये बोलते हैं कि एडेनिन लिया है हमने, नाइट्रोजनस बेस, तो आप उसको क्या बोलोगे? एडिनोसिन। अच्छा, एक और चीज कि प्यूरिन में नोसिन वाला एंड आता है, और अगर आप पायरिमिडीन में जाओगे तो इडन वाला आएगा, ठीक है। आप देख रहे हो फर्क क्या है? थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन, और प्यूरिन वाले में क्या आ रहा है? एडिनोसिन, ग्वानोसिन। और जब आप इसके साथ फॉस्फोरस जोड़ देते हो, फॉस्फोरस कहां से आता है? फॉस्फोरिक एसिड से आता है, तो इसके साथ क्या आ जाता है? फिर उसके बाद क्या बन जाएगा? एडिनाइलिक। नाइलिक वर्ड जोड़ दो आप सब में, एडिनाइलिक, थाइमिडाइलिक, ग्वानाइलिक, ठीक है, यूरिडाइलिक, ये नाम भी आपको दिए जाएंगे। हो सकता है आपको बहुत सिंपल लग रहा हो अभी, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत आपको कंफ्यूज कराएगा। हो सकता है उसमें वो ये नाम दे दे, आपको दिया जाए 4 ऑप्शन दे दिए जाए, आपको दिया हो एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन, एक दे रखा हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और कुछ भी ए बी या कुछ दे दिया जाए, ए और सी, बोथ ए एंड सी, और आपसे पूछा जाए बताइए इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और नीचे वाला डी है। बताइए
एक जगह लिखा है एडिनाइलिक एसिड, दूसरी जगह लिखा है एडिनोसिन, तीसरी जगह लिखा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए और सी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो इस टाइप से आपको जब कॉम्बिनेशन में नाम आएगा ना बहुत कंफ्यूज करेगा, तो इसको याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उसमें सिन का साउंड आएगा प्यूरिन्स के साथ, इडिन का साउंड आएगा पायरिमिडीन्स के साथ, और जैसे ही आप इसको न्यूक्लियोटाइड बना देंगे तो इडिक एसिड का आ जाएगा, आइलिक एसिड का आ जाएगा, राइट। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, राइट। और हो सकता है ये आपको एसिड भी ना लगाओ, ठीक है, तो उस टाइम पे भी ध्यान रखेंगे, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपके पास इन सारी एंटिटीज से आपको पता है कि डीएनए और आरएनए का जो बेसिक यूनिट होती है, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ व्हाट, पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड किसके हैं, डीएनए और आरएनए किसके न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी किसके पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स के, राइट। और डीएनए और आरएनए कैसे फंक्शन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरफ फंक्शन करते हैं। इसके बारे में कुछ लर्न कर लेते हैं। डीएनए के बारे में बताइए, कितने टाइप के डीएनए बताइए, टाइप डीएनए के, यस एक नाम आया मेरे पास, चलो एक हो गया ए, बी, सी, डी, एक हो गया जेड, ठीक है। ये कैसे हैं, सारे टाइप हैं डीएनए के, टाइप ऑफ डीएनए, ठीक है। टाइप ऑफ डीएनए में जो आपने डीएनए पढ़ा, जो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए दिया था, वो किस टाइप का डीएनए था बताइए। इनमें से कौन सा डीएनए का मॉडल जो आप देखते हो हर बुक पे डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, किसने, और इससे भी डिस्कवरी से भी रिलेटेड इतना मतलब गलत हुआ है रोजलिंड फ्रैंकलिन के साथ कि रिसर्च का डेटा उनका था और वॉटसन क्रिक ने मॉडल प्रपोज कर दिया, ठीक है। चलो तो इसमें मुझे बताइए ZABCD, दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट, टाइप्स ऑफ डीएनए, ये है टाइप्स ऑफ डीएनए। इन टाइप्स ऑफ डीएनए में आपके पास ये जितने भी डीएनए हैं, इनमें एक खास बात है कि ये सारे के सारे A, B, C और D, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, लेफ्ट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, ये बताइए इसमें से कौन सा लेफ्ट हैंडेड है, कौन सा, A B C D कैसा होगा, Z कैसा होगा, नहीं नहीं हैंडेडनेस बताइए, लेफ्ट है कि राइट है, कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, जेड राइट होगा, बाकी सारे लेफ्ट होंगे, लेफ्ट हैंडेड, और ये कैसा है, राइट हैंडेड। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। अब इसमें फर्क क्या होता है, बेस पेयर का काउंट चेंज हो जाता है। किसका काउंट चेंज हो जाता है, बेस पेयर का काउंट हो जाता है। जैसे बी का आपको पता होगा कितने होते हैं, बी के बताइए, बी में कितने पढ़े हैं आपने, एक हेलिक्स के अंदर 360 टन लेने पे कितने बेस पेयर आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं। तो हमने तो जो हमारा जो वॉटसन एंड क्रिक वाला मॉडल था उसमें बी डीएनए था, कौन सा था, बी डीएनए था। जो स्टैंडर्ड मॉडल आपने देखा है वो कौन सा देखा है, बी डीएनए देखा है। बी डीएनए के अंदर होते हैं 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर पर टन, मतलब 360 डिग्री जब आप टर्न करोगे तो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। Z में आ जाते हैं 12, A में आ जाते हैं 11, C में आ जाते हैं 9 और D में आ जाते हैं 8। अब बताओ याद कर पाओगे कि नहीं, नहीं कर पाओगे। आपको बस Z लिखना है ऊपर और नीचे ABCD लिखना है और 12, 11, 10, 9, 8 कर दो, ठीक है। These are the number of base pair per ton। अगर आप डीएनए बनाते हो, डीएनए का स्ट्रक्चर आप बनाते हो, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा ठीक है, एक टन में आपको पता है कि अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो तो बताते जाइए मुझे जल्दी जल्दी। अगर आप इसको स्ट्रक्चर को बना लो इस तरीके से, तो ए के अपोजिट क्या आएगा, ए के अपोजिट टी, जी के अपोजिट, ठीक है, सी के अपोजिट, टी के अपोजिट, सी के अपोजिट, जी के अपोजिट सी। अब मुझे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बता दीजिए कितने कितने बनेंगे,
ए और टी के बीच में कितने बनेंगे? ए और टी के बीच में अगेन कितने? जी और सी के बीच में, सी और जी के बीच में ट्रिपल, टी और ए के बीच में डबल, सी और जी ट्रिपल, जी और सी ट्रिपल। कौन सा डीएनए ज्यादा स्ट्रांग होगा? जिसमें जीसी कंटेंट ज्यादा है, जिसमें एटी कंटेंट ज्यादा है? जीसी। कौन सा बॉन्ड है इसमें? व्हाट्स अ नेम ऑफ बॉन्ड? कौन से बॉन्ड होते हैं इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाट आर द हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा? स्ट्रांग बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है? स्ट्रांग बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक बॉन्ड है यार, बाकी के बॉन्ड से तो बहुत वीक है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयनिक वाले के कंपैरिजन में देखोगे तो कहीं लाइन नहीं करता। हाइड्रोजन बॉन्ड इतने वीक हैं, जैसे आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी कि वाटर लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है बताओ जल्दी से, केमिस्ट्री तुम लोगों ने इतनी पढ़ रखी है। अरे वीक बॉन्ड तो होता क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? हाँ, कोई मतलब कोई बंदा मुझे ये नहीं बताएगा हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए। हाँ। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हाइड्रोजन जब दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोई बॉन्ड, एक वीक बॉन्ड बनाता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये भी ठीक है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में फंस गया। तो मेनली आपने क्या देखा होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं तो ये H O और H ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शियल डबल डेल्टा कुछ ऐसे चार्ज आ जाता है। और अगर आप यहां से करोगे तो H O और H, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है ना, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, तभी तो वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है, अदरवाइज तो H2S की तरह गैस बन जाता, राइट। चलो वापस आ जाते हैं। तो डीएनए के बारे में हम बात कर रहे थे, दो बेस पेयर के बीच की वो बताइए कितना होता है गैप? ये कितना होता है? 34 वॉट एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दो बेस पेयर के बीच में बताइए कितना? अरे 20 होता है, ये गलत बता रहे हो। 20 होता है, दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर इसको आपको बोल दिया जाए, आपसे कैसे खेलेंगे मैं आपको बता रहा हूं डीएनए के केस में, 20 की जगह लिख देंगे 2 नैनोमीटर। गलत है सही है? वो भी सही है। यूनिट के साथ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर ये 20 एंगस्ट्रॉम की जगह अगर 2 नैनोमीटर भी लिखा है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, दो जैसे इस काइंड ऑफ लैडर ना, एक लैडर है जिसमें बीच बीच में आपने क्या लगा रखे हैं? स्टेप्स लगा रखे हैं। दो स्टेप्स के बीच की डिस्टेंस बताइए। 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको नैनोमीटर में बोलेंगे तो कितना आएगा? 0.34 नैनोमीटर। तो अगर आपको ये वैल्यूज दी गई हैं और 4 ऑप्शन के फॉर्म में दिया, तो वहां फिर दिमाग चाह के भी आपका स्टेबल नहीं रहता। जब बहुत सारा डेटा आप सिमिलर टाइप का देखते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं गलती करने के। तो ये ध्यान रखिएगा, दो के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है, एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है, नैनोमीटर में 2 नैनोमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस 3.4। अगर 360 डिग्री टर्न किया तो टोटल कितना हो गया? 34। अगर आप देखेंगे एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर, राइट। तो वो आपका वो हो गया हेलिक्स, मतलब पर हेलिक्स में 360 डिग्री टर्न। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर में जाने में कितना डिग्री टर्न आ रहा है? 36 डिग्री। कितना आ रहा है? एक बेस पेयर से जब आप दूसरे बेस पेयर पर टर्न होते हो, जब एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर पर, जैसे आपने कुछ घरों में सीढ़ियां देखी होंगी जो ऐसे कर्व डीएनए की तरह होती हैं ऐसे, ठीक है, उसमें जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आप टर्न करते हो तो 36 डिग्री का टर्न होता है। कितना? मतलब उन सीढ़ियों में नहीं, हमारी वाली सीढ़ी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें 36 डिग्री का टर्न होता है, इसीलिए पूरा हेलिक्स घूम जाता है 10 के बाद। अगर 10 हो जाएगा तो कितना टर्न हो गया टोटल? 360। 360 पे आप घूम के बिल्कुल उसी पोजीशन पे आ जाते हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इसमें चारगाफ्स ने एक रूल दिया था, उससे रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चारगाफ्स ने एक रूल दिया, किसके लिए दिया? डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। उन्होंने बोला कि ए होगा बराबर किसके? टी के,
G होगा बराबर C के। एक स्ट्रैंड पे नहीं बोला उन्होंने, बहुत सारे लोग इसको आरएनए पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो चारगाफ्स का रूल किस पे नहीं लगेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड कहीं स्ट्रक्चर पे नहीं लगेगा। लेकिन क्या आरएनए के कुछ पार्ट जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं वहां लगेगा कि नहीं? वहां लग जाएगा। अगर आप क्लोवर लीफ मॉडल देखो टीआरएनए का, टीआरएनए में क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बनती है ना, कि कुछ पोर्शन आपका पिन शेप में ऐसे करके बन जाता है पूरा। आरएनए का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरीके से क्रॉस के फॉर्म में आता है, नीचे ऐसे हेलिक्स बन जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में क्या है, डबल डबल हेलिक्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, डबल स्ट्रैंड बन रहे हैं। यहां लगेगा कि नहीं लगेगा? यहां लग जाएगा। तो मतलब बहुत सारी पार्शियल स्ट्रक्चर भी ऐसी बनती हैं जहां पर, जहां भी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगी वहां चारगाफ का रूल लग जाएगा, ठीक है। और ये बोला गया कि जितने एडेनिन होते हैं उतने थायमिन होते हैं, जितना ग्वानिन होता है उतना साइटोसिन होता है। मतलब A प्लस टी इज इक्वल टू, आप ऐसे बोल सकते हो ना, A प्लस टी इज इक्वल टू G प्लस सी। यस और नो? क्लियर है? तो डीएनए में, अच्छा ये बताइए, इसमें से अगर मैं लिख दूं 5 प्राइम साइड, हाँ, A प्लस जी, सॉरी प्यूरिन का हो गया, A प्लस जी इज इक्वल टू G प्लस C प्लस टी, C प्लस टी। मतलब प्यूरिन्स का एडिशन इज इक्वल टू द पायरिमिडीन्स का एडिशन। दोनों के साइड को आपका ऐड करना पड़ेगा, A प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस टी, ठीक है। एडेनिन और आपके जो प्यूरिन्स का एडिशन है वो साइटोसिन के एडिशन के साथ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा था, इसमें डीएनए में 5 प्राइम साइड होती है, 3 प्राइम साइड होती है, वो कैसे बनती है? जल्दी बताओ। एक आप मुझे बताइए, बैकबोन, डीएनए का बैकबोन कैसे बनता है? डीएनए के बैकबोन में कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है? व्हाट डज इट मीन बैकबोन? आपके पास, आपने देखा होगा कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये यहां से एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है इससे, यहां आपके पास एक फॉस्फेट जुड़ा है, फिर उसके साथ क्या होता है, कौन से वाले, अगर ये सेकंड है ये थर्ड है, यहां से क्या जुड़ जाएगा? आपके पास एक स्ट्रक्चर और होगी, फिर एक आपके पास यहां नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, ठीक है। यहां से आप नेक्स्ट आप जोड़ देते हो, ये वाला एंड कौन सा होगा, 5 प्राइम कि 3 प्राइम? ये एंड, दिस इज अ 5 प्राइम एंड। और यहां आपके पास हमेशा अगर यहां से नेक्स्ट नहीं जुड़ता है तो 3 प्राइम कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। तो क्या हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसके जस्ट अपोजिट दूसरा स्ट्रैंड जो आएगा वो यहाँ 5 प्राइम आएगा और यहाँ 3 प्राइम आएगा। डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंजाइम की मतलब इन व्हाट सेंस, 5 प्राइम टू 3 प्राइम नया स्ट्रैंड होता है या जिस स्ट्रैंड पे हो रहा होता है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम? जो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो तो दोनों स्ट्रैंड पे जाएगा, कौन से स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूस होता है, किस पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है? ये दो स्ट्रैंड है, मैंने अलग कर दिए दोनों, एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आप इसमें मुझे बताइए कौन सा कॉन्टिन्यूस है, कौन सा डिसकॉन्टिन्यूस है? ये वाला डिसकॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। ऐसे डीएनए पॉलीमरेज का नाम बताइए जो रिवर्स में भी कर सकता है। नहीं, रिवर्स वाला नहीं, पॉलीमरेज भी 3 टाइप के ना, पॉलीमरेज 1 2 3। अब तो एक ही बचा। डीएनए 3 डीएनए पॉलीमरेज करता है ना डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है दैट इज अ मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो आपका कॉन्टिन्यूस करता है, और दोनों यूनिट जुड़े होते हैं, मतलब वो पिछले वाले पे भी कर रहा होता है, इस पे भी कर रहा होता है। लेकिन एक दूसरा डीएनए पॉलीमरेज 1 एक अकेला एक ऐसा पॉलीमरेज है जो दोनों डायरेक्शन में कर सकता है, तो वो रिवर्स में इसके तो क्या करता है, इसको तो पीसेस में बनाता है जिनको क्या बोलते हैं, और यहां क्या करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये कॉन्टिन्यूस है और ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। ये किसके थ्रू होता है,
मतलब कॉन्टिन्यूसली ये हो रहा होता है, लेकिन आपको छोटे छोटे सेगमेंट डीएनए पॉलीमरेज 1 से भी बनाने पड़ते हैं। आप करते हालांकि यहां पर भी डीएनए पॉलीमरेज 3rd से ही हो, लेकिन कुछ छोटे पीसेस आपको जोड़ने के लिए बनाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको डीएनए पॉलीमरेज 1 लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नया स्ट्रैंड जो होता है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसीलिए आप बोल रहे हो कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। लेकिन उन्होंने अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया, अगर उन्होंने पूछा कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, या कहीं भी कुछ टेम्पलेट से रिलेटेड आ गया, क्योंकि दिस इज अ टेम्पलेट जिसके ऊपर आप डीएनए पॉलीमरेज को लोड करते हो, फिर उस पर आप जोड़ते जाते हो बेसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये हमने हेटेरोसाइक्लिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आ गए हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं? व्हाट आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो हमारी मेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं, राइट? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, आयंस, जो भी आपके सब्सटेंसेस, लिपिड्स, राइट? ऑल दीज आर व्हाट? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, क्योंकि वो हमारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जो लोग भी फोन चला रहे हैं प्लीज रख लो अंदर। टाइम चेक कर रहे हो? कितनी गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ऐसे मेटाबोलाइट्स जिनका फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस में कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, और उन सारे को हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल रहे हैं, जिसमें से जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया टॉक्सिन्स पे, एब्रेन और रेसिन के बारे में। एक एब्रेन और रेसिन, आपने देखा होगा एप्पल के जो सीड्स होते हैं उसमें ये पॉइजन होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। और एक नेटफ्लिक्स पे शायद सीरीज है या किसी पे, ब्रेकिंग बैड, सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग है शायद अब तक की, उसमें उसने यूज किया था शायद कि इसके सीड से कोई पॉइजन बना लिया था, किसी को शक भी नहीं हुआ। किसको मारने का प्लान है? ऐसा कुछ मत करना तुम लोग। तो उसके सीड से आप क्या कर सकते हो? पॉइजन बना सकते हो। तो इसमें क्या है, रेसिन तो बहुत कॉमनली याद रहेगा, लेकिन एब्रेन भी ध्यान रखना। दूसरा लेक्टिन्स, ये आपके मेनली आप देखोगे लेग्यूम्स में मिल जाता है, कॉन्केवलिन बोलते हैं इसको, कॉन्केवलिन ए, ये आपको मिलेगा। विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन, ये ड्रग्स हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम्स, ये सब आपको पता है कि लिविंग टिश्यू से मिल सकते हैं, ठीक है। टर्पेनॉइड्स में ऑलरेडी टर्पीन्स वर्ड लगा होगा, तो आपको सर्च करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि ये टर्पेनॉइड्स हैं कि नहीं है। जो आपको याद रखना है, टॉक्सिन्स याद रखने हैं। लेक्टिन्स का ये एग्जाम्पल PYQ में आया हुआ है, तो वो ध्यान रखेंगे। ये मॉर्फिन, कोडीन हो गया। और पिगमेंट्स आपको पता है, सारे कैरोटिनॉइड्स वगैरह आपको ऑलरेडी, एंथोसाइनिन, दीज आर द पिगमेंट्स, जिसको ऑलरेडी पता है आपको। याद आपको रखना है ये और ये, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो नेचर ऑफ बॉन्ड्स है, जितने भी अभी हमने पॉलीसेक्राइड्स पढ़े, अब मुझे बताइए कौन कौन पॉलीसेक्राइड है आउट ऑफ द फॉलोइंग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉलीसेक्राइड? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमर? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज प्रोटीन, थर्ड इज न्यूक्लिक एसिड, फोर्थ इज लिपिड। लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, ये ध्यान रखेंगे, लिपिड में कोई पॉलीमर नहीं होता। तो आपके पास प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। जो उनकी यूनिट्स होती हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। एक अमीनो ग्रुप रिएक्शन कर लेता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, नेक्स्ट वाले के साथ वाटर निकल जाता है, उससे जो बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, पॉलीसेक्राइड्स में अगर देखें, मोनोसेक्राइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बचता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जल्दी से बताइए, ग्लाइकोजन और स्टार्च में कैसा होता है? बॉन्डिंग कौन सी होती है? अल्फा 1,4, राइट। और सेलुलोज में कैसी होती है? बीटा 1,4। ब्रांचिंग में कैसी होती है? अल्फा 1,6, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ द बॉन्ड, इसमें आपको पता है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसका क्या नाम होता है? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट का, शुगर का, यहां फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। यहां वाला ये जो बॉन्ड है वो कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। शुगर का नाइट्रोजनस बेस के साथ जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद
हमने देखा नेचर ऑफ, अगर आप देखें तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट लॉन्ग। अच्छा, इसमें से जो मैंने आपको बैकबोन डीएनए का कौन होता है, डीएनए का बैकबोन बनता है, अगर आप देखें डीएनए बैकबोन इन्वॉल्व होता है शुगर एंड फॉस्फेट से। अगर आपने एक डीएनए को हीट कर दिया तो कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं? जब आप पीसीआर करते हो, पीसीआर में दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, ठीक है? तो जो स्ट्रैंड अलग होते हैं उससे कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, उससे कभी भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं टूटते हैं। अगर आपके डीएनए में डिफेक्ट आ रहा है, हमारे पास रिपेयर की मैकेनिज्म है, और उस रिपेयर की मैकेनिज्म में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? जब स्ट्रैंड ब्रेक होता है। ये मेजर प्रॉब्लम होती है जब बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो रहा हो, आपका स्ट्रैंड ब्रेक हो जाए। तो मेनली क्या होता है कि नाइट्रोजनस बेस में कोई चेंजेस आते हैं तब म्यूटेशन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ये इस टाइप का ब्रेक आया कि पूरा स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, हालांकि उसकी भी मैकेनिज्म है हमारे पास रिपेयर करने की, जब वो सारी चीज़ें मैकेनिज्म फेल होती हैं तब जाके कोई मेजर म्यूटेशन होता है, ठीक है? चलिए, तो ये बैकबोन था, आई थिंक क्लियर है कि बैकबोन कौन सा है? शुगर फॉस्फेट चेन, शुगर फॉस्फेट की चेन, इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये टूटेगा नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड है आपके पास, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट होता क्या है? आपके पास जो डायनेमिक स्टेट है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटाबॉलिज्म, इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं, जिसको बोल रहे हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शन। आपके पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो उसमें बन भी रहे हैं और ब्रेक डाउन भी हो रहे हैं, उसको बोलते हैं टर्नओवर, ठीक है? बहुत तेजी से आपके पास सब्सटेंसेस बनते हैं और ब्रेक डाउन भी होते हैं, एंड टू मेंटेन सच काइंड ऑफ रिएक्शन, उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है दैट इज अ लाइफ। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि लाइफ एक्चुअली है क्या? आपकी बॉडी इज अ काइंड ऑफ मशीन, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसमें हो रही हैं और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? दैट इज अ लाइफ, राइट? तो इसमें यही मेंशन किया गया कि एटीपी एनाबॉलिक रिएक्शन में यूज होती है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन से जो एटीपी प्रोड्यूस हुई उसको आप कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए यूज कर रहे हो। पेंटोज शुगर राइबोज इज प्रेजेंटेड इन एटीपी, पेंटोज शुगर होता है ना इसमें, डीऑक्सीराइबोज आप यूज करते हो। तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, ठीक है? आपके पास, आपको पता है ना कि बॉडी में ऑलरेडी केओस है, स्टेबल का होने का मतलब है ब्रेक डाउन। जो भी जितनी चीजें ब्रेक हो रही होती हैं वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपको पता है अगर आपको कोई भी चीज ब्रेक हो रही है, आपको लगता होगा कि ब्रेक हो रही है तो खराब चीज है, बट ब्रेक होना, किसी भी चीज का ब्रेक होना इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में पढ़ा होगा कि एंट्रोपी कंटिन्यूसली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और एंट्रोपी होता क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगी दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है? एस पढ़ा होगा ना, ठीक है? तो वही स्टेट है। तो अगर आपको डिग्री ऑफ रैंडमनेस को कम करना है, उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। अगर कोई चीज स्ट्रक्चर गिर रही है तो आपको क्या करना है? उसको बनाना है, ठीक है? अब जैसे हमारी बॉडी को अगर बनाना है, मैंने आपको बोला 25 लाख सेल्स पर आवर आप शेड कर देते हो। कैन यू इमेजिन दैट? एक घंटे में आपकी 25 लाख सेल्स आपकी बॉडी से झड़ के गिर जाते हैं। अब सोच लो, इतना सेल्स आप बना ही रहे हो लगातार, अब इतने सेल्स को रिप्लेस करना है तो उसके लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। टोटल ट्रिलियंस में सेल्स हैं आपके पास और 25 लाख सेल्स को रिप्लेस करना है पर आवर में, ठीक है? और उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली। चलिए, तो मेटाबॉलिक पाथवे में मैंने आपको बोला कैसे होते हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, बहुत बेसिक। एनाबॉलिक मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें कुछ आप सिंथेसिस कर रहे हो, कैटाबॉलिक जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा हो, राइट? तो ये डिग्रेडेशन पाथवे होते हैं, ये बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं। इसमें एनर्जी कैटाबॉलिक में यूज होती है, जैसे रिस्पिरेशन में आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हो, राइट? उसके बाद आपके पास एनर्जी जो एनाबॉलिक से मिलेगी उसको आप यूज करोगे ऑब्वियसली, राइट? नेक्स्ट आ जाते हैं। एक आपको बताया गया, जैसे मैं टर्नओवर का मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है और ये क्या करता है? यू कैन फाइंड आउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड। H2CO3 का जो रिस्पिरेशन का हम पढ़ रहे थे, टर्नओवर नंबर में आपको बता रहा था कि कितनी तेजी से करता है, इन 1 सेकेंड। सो रेट इंक्रीजेस विद एंजाइम 10 मिलियन टाइम, विदाउट एंजाइम इट्स 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। कैन यू इमेजिन? अगर आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं दिया आरबीसी में, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होता तो आप बस कितने मॉलिक्यूल कर रहे होते? 200 मॉलिक्यूल पर आवर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही नहीं पाता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पाता ब्लड में तो आप सोच लीजिए कितना कार्बोनिक एसिड बनता है, एसिडिटी बढ़ जाती, ऑक्सीजन से डिसोसिएट हो जाता हीमोग्लोबिन और आप रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, ठीक है? और वो किस में हेल्प कर रहा है? मतलब अब हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि एक एंजाइम जो रिएक्शन के रेट को आप सोचो 6 लाख पर सेकेंड और 200 पर आवर,
में कितना डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मतलब कोई भी रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन है, अगर एंजाइम्स ना हो सिस्टम के अंदर, और एंजाइम्स आपको पता है ऑल द एंजाइम्स, मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो अगर वो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो फंक्शन पक्का से चेंज हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो स्पेशली अगर आप देखें जो रेट होता है, आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, पर यूनिट टाइम जो चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन में, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। या तो गैस होगी तो प्रेशर में डील करेंगे, अगर कोई सब्सटेंस दूसरा होगा तो उसको कॉन्सेंट्रेशन में डील करेंगे। तो ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी भी हो सकता है। अभी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्यों लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आया पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है। तो आप अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ रहे हो तो उसमें रेट तो देखोगे, उसको तो मीजर करोगे, राइट। तो रेट डबल हो जाता है किससे, या हाफ हो जाता है अगर आप कितना चेंज करो, 10 डिग्री। 10 डिग्री चेंज करने पे ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, जैसे एक ग्राफ वाला क्वेश्चन था, अभी रैंकर बैच का भी एक टेस्ट हुआ है, उसमें आया था, उन्होंने ग्राफ दे रखा था और टेम्परेचर चेंज किया था, ठीक है, और टेम्परेचर के बेसिस पे एंजाइम का फंक्शन पूछ रहे थे। तो आपको बस ये क्लिक करना चाहिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने पे क्या हो सकता है, रेट डबल हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये किस पे हो रहा है, 10 डिग्री पे। उसके बाद फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। डायनेमिक स्टेट इज इंपॉर्टेंट। डायनेमिक स्टेट मतलब आपको कंटिन्यूअसली मूव करते रहना है सब्सटेंसेस को, राइट। उसके बाद आते हैं बायोमोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज, और उसी को क्या बोलते हो आप, टर्नओवर। टर्नओवर क्या हुआ कि जो भी सब्सटेंसेस बन रहे हैं आपने उसके नंबर को फिक्स रखना है। हर एक सब्सटेंस, कोई प्रोटीन बन रही है, सपोज उसके 5000 मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, उसको फिक्स रखना है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो कि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड यू हैव टू मेंटेन दिस मच मिली ऑस्मोल पर लीटर, 4.2 to 6.1, कितना, 4.2 to 6.1 मिली मोल पर लीटर, दिस इज द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज वी नीड टू मेंटेन। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे की मैकेनिज्म आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि अगर बढ़ गया तो हम क्या रिलीज करेंगे, इंसुलिन, अगर कम हो गया तो ग्लूकागॉन, राइट। तो उससे आप मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद हार्मोन की कंसंट्रेशन कितने में रखनी है, नैनोग्राम्स में। हर चीज इतनी प्रॉपरली रेगुलेट की गई है आपकी बॉडी में, भगवान जी ने इतना सही सिस्टम बनाया है कि आपको पता है कि इस ऑप्टिमम अमाउंट में कंसंट्रेशन रहनी चाहिए। ग्लूकोज अगर 120 जाएगा तो कहाँ जाएगा, 180 हो जाएगा तो यूरिन में आ जाएगा। सारी चीजें रेगुलेटेड है और एक फिक्स नंबर पे। आप बिल्कुल इसको ऐसा सिस्टम नहीं बोल सकते कि ये रैंडमली अपने से क्रिएट हो गया, कि कोई भी चीज अगर रैंडमली क्रिएट होती तो इतने एग्जैक्ट नंबर पे नहीं डील हो रही होती, और ऐसी टाइप की सिमेट्री नहीं होती। जैसे मैंने आपको स्केलेटन में दिखाया था कैसी अच्छी सिमेट्री दिखाई थी, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं एंजाइम्स के बारे में हम बात करते हैं। आपने देखा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम था जो किस रेट से चेंज कर रहा था, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। नॉर्मल में रिएक्शन में कितना कर रहा है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, पहले नहीं होता था। आज की डेट में जो क्वेश्चंस देते हैं वो जब मल्टीपल क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देते हैं और उसमें डेटा दे देते हैं स्पेशली, तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाती है। 6000 है, 60,000 है या 6 लाख है, 6 लाख पर सेकेंड, और विदाउट एंजाइम इज 200 पर आवर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये एंजाइम ऐसा करते क्या है। जैसे ये ग्राफ दे रखा है जिसमें एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे दे रखा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो कोई सब्सटेंस है, आपको पता है, आपको शुरू से सिखाया गया होगा कि हम अपनी एनर्जी को जितना मिनिमाइज करेंगे हम उतना ज्यादा कैसे हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, राइट। तो मान लो कि ये कोई सबस्ट्रेट है, कोई रिएक्शन कैसे होती है, कोई रिएक्शन अचीव आपको करनी है तो उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, राइट। तो ये एंजाइम क्या करने वाले हैं, जो आपको ये पाथ चढ़ना था, ये जो स्टेट है, यहां स्टेट तक पहुंचना है। अब ये स्टेट हो सकता है कि आपको लगता हो कि बहुत मुश्किल है कि यहां तक कैसे पहुंचेंगे। मेनली जैसे आप इसको ऐसा मान सकते हो कि जितने भी आपके मेंटोर हैं या जैसे आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो एग्जाम नहीं दे रहे। अगर आप एग्जाम देते हो तो डिग्री आपकी मिलेगी, पैसे आप कमाओगे, हॉस्पिटल में आप लगोगे, मजा आप करोगे, तो ना तो पेरेंट्स करने वाले हैं ना टीचर करने वाले हैं। बट वॉट दे आर गोइंग टू डू इज, आपकी जो ये एनर्जी है, आप इमेजिन करिए कि ना आपको क्लास मिल रहा है, ना आपके पेरेंट्स आपकी फीस भर रहे हैं, ना आपको किसी तरीके से घर पे कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज करिए आपको खुद से ही घर का काम, सारा काम करना है, खुद से अर्न करना है, तो क्या आपकी ये ट्रांजिशन एनर्जी इजी होगी, मुश्किल होगी। आप एक उस बच्चे का कंपैरिजन करिए जिसने ना कोई क्लास ली है, ना जिसके पेरेंट उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी ट्रांजिशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी की उसको एमबीबीएस क्वालिफाई करना है। कंपैरेटिवली एक एंजाइम वाली रिएक्शन जिसमें ये सारी चीजें रिड्यूस कर दी गई, ठीक है। आप सोचो आसान हो गया, ठीक है।
एंजाइम के साथ ऐसा ही होता है कि एक नॉर्मल रिएक्शन में जहां हमें इतनी सारी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे ही आप उसके साथ एंजाइम जोड़ते हो तो उससे क्या कम हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, नाउ वी जस्ट रिक्वायर दिस मच, राइट? सो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, पहले सबस्ट्रेट की एनर्जी इतनी थी, जो प्रोडक्ट बना वो यहां बना, इसका एनर्जी इससे ज्यादा है कि कम है? प्रोडक्ट का एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा है कि कम है? कम है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक हो गई, क्योंकि एनर्जी रिलीज करी होगी। सपोज अगर ये किसी 50 पे बैठा था, मान लो ये 5 पे आ गया, ठीक है, तो इसने एनर्जी रिलीज की है ना, ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक। हो सकता है कि आपको कोई दूसरा ग्राफ दे दिया जाए और उसमें ये सबस्ट्रेट हो और प्रोडक्ट यहां मिले, ये प्रोडक्ट है और ये सबस्ट्रेट है। अब मुझे बताइए कैसी रिएक्शन है? ये एंडोथर्मिक है। तो ये ग्राफ भी आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी कि कौन सा क्या है, ठीक है? आई थिंक दिस मच इज क्लियर। ग्राफ तो क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। तो एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम कैसे होते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर आपको बताया था मैंने जब प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे कि दिस इज द फाइनल वर्किंग स्ट्रक्चर। तो जितने भी प्रोटीन होंगे वो किस फॉर्म में होने चाहिए? टर्शरी फॉर्म में होने चाहिए। सेकेंडरी में आप फंक्शन अचीव नहीं कर पाओगे। क्वाटरनरी तो आपके जब दो आपने स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर लिया जाके तब जाके क्वाटरनरी बना। तो मिनिमम टर्शरी तो रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि किसी को, जैसे अब जरूरी थोड़ी है कि आपको जिंदा रहने के लिए शादी करनी ही पड़े, मतलब जरूरी थोड़ी है कि आपको डबल होना है, मतलब आप सिंगल भी रह सकते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है? तो इसका मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर इज द वन जिसमें आपने एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बना लिया है, राइट? तो टर्शरी स्ट्रक्चर फंक्शनल फॉर्म है। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनानी हो, जैसे हीमोग्लोबिन 4 आपने पॉलीपेप्टाइड जोड़ लिए, तो फंक्शनल टर्शरी भी है, फंक्शनल क्वाटरनरी भी है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? टर्शरी तक आपको आना पड़ेगा, ठीक है? हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस निकल गया और कहीं और जाके बाइंड करने लगा, ठीक है? तो कैसे हो गए एंजाइम? कैसे होंगे? पहले हाईली स्पेसिफिक होंगे और दूसरे कैसे होंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर होगी। अच्छा, प्रोटीनिश नेचर के होते हैं, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन आपको मिलेंगे। आपके पास एक राइबोजाइम है, ठीक है? राइबोजाइम्स ऐसे थे, ये इवोल्यूशन के टाइम पे सबसे पहले यही आए थे, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर रहे थे और एक एंजाइम की भी तरह काम कर रहे थे। इवोल्यूशन में डीएनए नहीं आया, पहले क्या आया? आरएनए आया। द रीजन वाज क्योंकि ये एक जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर सकता है और एक एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, मतलब ये अपनी रिएक्शन को भी कैटेलाइज कर सकता है और जेनेटिक मटेरियल की तरह इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है, ठीक है? ये क्या कर सकते हैं? इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंड एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे, बढ़ाएंगे? कम करेंगे। उसके बाद इनके पास क्या होता है? अच्छा, कौन बड़ा होता है? सबस्ट्रेट बड़ा होता है, एंजाइम? सब, ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन सोचो, बताओ कौन बड़ा होगा? सबस्ट्रेट बड़ा होगा कि एंजाइम बड़ा होगा? सबस्ट्रेट बड़ा होगा। पॉकेट्स किसके अंदर होते हैं? सबस्ट्रेट के अंदर पॉकेट होते हैं, एंजाइम के अंदर पॉकेट होते हैं? बच्चे मॉलिक्यूलर उस पे अगर तुम जाओगे तो एंजाइम बड़ा होता है, सबस्ट्रेट छोटा होता है। आपका एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है, जो एंजाइम है, एंजाइम मान लो कि ये पॉकेट बन गई, ठीक है? अगर ये पॉकेट बन गई, यहां आके कोई सब्सटेंस यहां आ रहा है, पहले वो यहां बाइंड करेगा, बॉन्ड बनाएगा, मतलब एंजाइम इज द प्लेस जो फैसिलिटेट करता है रिएक्शंस को होने में। ये बहुत बड़ा नोशन जो आप बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। अगर आप एंजाइमोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एंजाइम्स की यूनिट बड़ी है, सबस्ट्रेट तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, छोटी यूनिट मिलेंगी आपको। आपने देखा होगा कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्शन तेजी से होगी, और सरफेस एरिया ज्यादा कितना होगा? छोटे छोटे पीसेस होने से। तो सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेट के पीसेस छोटे होते हैं, वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि एंजाइम आ रहा है और रीच आउट कर रहा है सबस्ट्रेट को। आपका मतलब ये हुआ, मान लो मुझे कोई बिजनेस डील करनी है, तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो आके मुझे हेल्प कराए दो पार्टीज को मिलाने में। एंजाइम का फंक्शन वही होता है, ठीक है? तो एंजाइम बड़े होंगे और सबस्ट्रेट कैसे होंगे? छोटा होगा, ठीक है? इनऑर्गेनिक कैटालिसिस वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इनऑर्गेनिक कैटालिसिस की मतलब हम बात कर रहे हैं जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ते हो, जिसमें क्या हो जाता है?
उसमें बहुत सारे आपके मेटल आयन, जैसे आपने देखा होगा पैलेडियम यूज हो रहा है, निकल यूज हो रहा है, ठीक है। वहां आप रिएक्शन 500 डिग्री सेल्सियस 1000 डिग्री सेल्सियस वहां करते हो, लेकिन बायोलॉजिकल रिएक्शन किसमें होती हैं? अगर 40 डिग्री से ज्यादा हुआ तो आपका एंजाइम डिग्रेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी PYQ का क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ दिया गया था कि उस पर पूछा गया कि बेस्ट रिएक्शन कितने पे मिलेगा, 50 दे रखा था, 70 दे रखा था। बायोलॉजिकल जो टेम्परेचर है वो है 30 से 40 के बीच में। जिस भी ग्राफ में आपको 30 से 40 मिलेगा आपको वही मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम एट देयर एक्टिव साइट। बहुत क्लियरली एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी से ही लिया ये। फॉर मेटाबॉलिक कन्वर्जन सबस्ट्रेट एज हैज टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। एंजाइम बड़ा है और एंजाइम के पास एक्टिव साइट एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट नहीं है। मान लो कि ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर आप सारे लोग सबस्ट्रेट हो और ये एक रूम क्या है, ये एक एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट पे हम रिएक्शन कर रहे हैं और इसी तरीके की बहुत अलग अलग टाइप की एक्टिव साइट्स हैं और वहां सबस्ट्रेट रीच आउट कर रहे हैं जो रिएक्शन करके यहाँ आप कुछ लर्न कर रहे हो या कोई चीजें सीख रहे हो, ठीक है। तो वही रिएक्शन हो गई। तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर। और जब रिएक्शन होता है तो एक इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब उसमें क्या होगा, इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, E प्लस एस, ES। और ये जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, E प्लस प्रोडक्ट, और एंजाइम कैसा होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे। उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स दोज आर गोइंग टू अफेक्ट द रिएक्शंस। जो आपकी जो एंजाइम की रिएक्शंस होती हैं उनको कौन कौन अफेक्ट करता है? तो सबसे पहले हो गया टेम्परेचर। एंजाइम एक कैसा एंटिटी है, प्रोटीन है। अगर आपने इसको ज्यादा टेम्परेचर दिया तो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम मतलब जैसे आपको AC चाहिए होता है 22, धीरे धीरे हल्का हल्का ठंडा, और ऐसा मम्मी को 23 चाहिए, पापा को 21 चाहिए, लेकिन आपका ऑप्टिमम कितना है 22, राइट। तो यहां भी क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अगर आपने इससे ज्यादा किया, मतलब इसका जो ग्राफ आएगा अगर आप बनाना चाहोगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे मैक्सिमम पीक मिल जाएगी, उसके बाद ये नहीं बढ़ेगा। अगर उससे ज्यादा आपने टेम्परेचर किया तब भी कम हो जाएगा, और कम किया तब भी कम हो जाएगा। मतलब कम टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट गुड, हायर टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट गुड, मीडियम टेम्परेचर आपको चाहिए। सेकेंड इज पीएच। आपको पता है पीएच इज लाइक, आपको मैंने आपको दिखाया था ज़्विटर आयन बनते थे। एसिडिक में जाओगे तो चार्ज ले लेगा, रिलीज कर देगा, ऊपर जाओगे तो क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। तो वो चेंज होता है। तो अगर आपने पीएच चेंज किया तो उसका असर पड़ेगा। तो पीएच भी कैसी चाहिए होती है, ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है, और बायोलॉजिकल पीएच इज द बेस्ट। और बायोलॉजिकल पीएच आप देखोगे जितने भी आपके बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो किसके आसपास घूम रहे हैं, न्यूट्रल पीएच के। ब्लड का पीएच देखो कितना होता है, ब्लड का 6.8 कहां होता है, स्लाइवरी, वो तो स्लाइवा का 6.8 हुआ, ब्लड का कितना होता है 7.4। ब्लड का 7.4 होता है बच्चे, 7.4 ब्लड का होता है। यूरिन का पीएच कितना होता है, यूरिन का पीएच कितना है, यूरिन का पीएच इज 6, यूरिन का पीएच 6 होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है। क्या हुआ बच्चे, यस अच्छा गलती से सही इसलिए हंस रहे हो, अच्छा अच्छा ओके ठीक है। उसके बाद सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। आप एक चीज करिए, बताइए कि ये सबस्ट्रेट है जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स हैं, ये सारे पॉकेट्स हैं, ठीक है, जिसमें रिएक्शंस होनी है। आप मुझे बताइए ये पॉकेट, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 पॉकेट्स हैं, इनके अंदर रिएक्शन होनी है। मान लीजिए मैंने कल पहले कम सबस्ट्रेट डाला, मतलब जिससे मुझे रिएक्शन करानी है, फिर मैंने ज्यादा सबस्ट्रेट डाल दिया। अगर मैं ज्यादा सबस्ट्रेट, सपोज यहाँ ज्यादा बच्चे आ गए, ज्यादा बच्चे आए तो सारे क्लासेस फुल हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आप जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बनेगा, लेकिन एक लिमिट तक। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे बहुत आ गए और मतलब हम भरते ही चले जा रहे हैं, पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई, छत पे अब लटक रहे हैं, गिर रहे हैं इधर उधर ऐसा तो नहीं होगा ना। देयर इज अ वन लिमिट, जितने रूम होंगे उतने ही तो आ सकते हैं ना। तो क्या एक्टिव साइट तो फिक्स है ना एक एंजाइम के अंदर। आप एक एंजाइम अगर देखोगे तो एंजाइम के पॉकेट्स तो फिक्स हैं। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पहले आप इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा,
लेकिन एक फिक्स नंबर के बाद आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, परफेक्ट एग्जांपल है, आपने देखो को शीरा बनते देखा किसी ने, जलेबी वाला शीरा, आप शुगर डालते होगे, एक लिमिट आती है कि शुगर डालते डालते उसके बाद उसका सैचुरेशन आ जाता है और फिर वो सॉलिडिफाई होती रहती है। मतलब आप शुगर डालोगे तो नीचे शुगर ही मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि वो डिसॉल्व हो जाए। मतलब ये नहीं है कि तुमने 100 ml वाटर लिया उसमें 1 kg चीनी डाल दी, ऑब्वियसली नहीं डिसॉल्व होने वाली, लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हम अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें एंजाइम में, तो एंजाइम में पॉकेट्स होते हैं, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे इनिशियली तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा, और अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन एक फिक्स अमाउंट पे पहुंचने के बाद फिक्स हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए इस बिल्डिंग में जितने रूम है उसमें अगर सबकी कैपेसिटी फुल हो गई तब आप उससे ज़्यादा लोगों को नहीं ले सकते, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आप कितनी भी बढ़ा लो लेकिन एडमिशन आप फुल, राइट। उसके बाद इसको कैसे दिखाते हैं, बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल जिसकी आप बात करते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आता है, इनहिबिटर्स बोलते हैं, इसमें होता है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव जैसे इस रेट को मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, इसमें ग्राफ आपके पास ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, इसमें एक साइड होती है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और दूसरे साइड होता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, इसको S से शो कर सकते हो, इसको V से शो कर सकते हो। V वर्सेस S का ग्राफ है, इसको लाइन वीवर वर्क इक्वेशन बोलते हैं, इससे ही एक वैल्यू आती है Km, माइकलिस कांस्टेंट Km, राइट। अब वो Km होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है Km के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो अगर आप इस पे ग्राफ जैसे रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन ऐसे आएगी, ये है इसका Vmax। ये क्या बताता है कि जैसे धीरे धीरे आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन पहले तो बढ़ता है तेजी से और बढ़ने के बाद एक फिक्स वैल्यू पे पहुंच जाता है और उसके बाद क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, उसका पीक रहता है, ठीक है। तो Km क्या होता है, Km होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच वी गेट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी या रिएक्शन रेट, उसको क्या बोलते हैं Km। अब मुझे बता दो Km की यूनिट क्या होगी, फिर Km की यूनिट क्या होगी? ये बहुत सही क्वेश्चन है, अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं होता नीट का एग्जामिनर तो यही पूछता। Km बताओ, Km है क्या एक्चुअली, Km का डेफिनेशन क्या है? Km इज अ कॉन्सेंट्रेशन, तो जो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होगी वही Km की यूनिट होगी। Km कुछ और चीज थोड़ी है, जब आप इसको कांस्टेंट बोल दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका यूनिट नहीं होगा, या आप इसको वेलोसिटी की वैल्यू दे दोगे कि ये रेट हो गया। Km इज नॉट रिलेटेड टू द रेट, Km इज द कॉन्सेंट्रेशन। Km सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे आपको रिएक्शन का हाफ रेट, अगर सपोज मैक्सिमम स्पीड 100 है तो कितनी मिल जाएगी, 50, ठीक है। तो Km इज द कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब आप एक चीज देखते हैं, हमारे पास दो कॉम्पिटिटर हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं इनहिबिटर्स की। अगर आपके पास इनहिबिटर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, एक एंजाइम है, एक कॉम्पिटिटर है जो उसी साइट के लिए बाइंड कर रहा है जिस साइट पे, जैसे एक ट्रायंगल वाली मूवी होती है, मतलब दो हीरो होते हैं, एक हीरोइन होती है, एक ही साइट है जिसपे दो लोग बाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक साइट है जिसपे दो लोग बाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ऐसी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज हैं, मुझे एग्जांपल शायद देने की जरूरत नहीं है, बहुत अनगिनत मूवीज हैं, वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपका मैक्सिमम वेलोसिटी चेंज नहीं होती, लेकिन अब मुझे बताइए एक कपल है जिसमें जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, एक लड़का एक लड़की, बॉलीवुड का सिंपल लव स्टोरी जिसमें उन दोनों को एक दूसरे के लिए जो भी करना है वो करेंगे, ठीक है। आप इमेजिन करिए दूसरी स्टोरी जिसमें एक लड़की दो लड़के, या इसका उल्टा भी हो सकता है, वाई वी आर बीइंग द स्टीरियोटिपिक, हो सकता है कि एक लड़का दो लड़की है, लेकिन अब इस केस में हो क्या रहा है कि आप मुझे बताओ एफर्ट्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, मतलब सबस्ट्रेट अपनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। मतलब अचीव आपको क्या करना है, वी मैक्सिमम ही अचीव करना है, आपको पार्टनर ही अचीव करना है, बट द प्रॉब्लम इज कि जो एफर्ट्स का अमाउंट था वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है।
तो यहां क्या चेंज हो जाता है? अगर आप देखोगे, अगर आप कर रहे हो कॉम्पिटिटिव, क्या कर रहे हो बच्चे? कॉम किसमें? कौन क्या कह रहा है? क्या कह रहे हो बेटे? क्या तुम्हारा कौन सा कॉम्पिटिटिव केस है, नॉन कॉम्पिटिटिव, न्यूट्रल? ओके, तो चलो ये नॉर्मल केस है। इस केस में वी मैक्स सेम रहेगा, बट क्या चेंज हो जाएगा? ये मुझे बताइए किसका है? कॉम्पिटिटिव का केस है ना। कॉम्पिटिटिव केस में आपके पास क्या हुआ, आप मुझे बताइए जल्दी। ये केएम का अमाउंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो अगर कॉम्पिटिटिव होता है इनहिबिशन, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में आपका वेलोसिटी तो सेम रहेगी मैक्सिमम, लेकिन केएम बढ़ जाएगा। अब अगर नॉन कॉम्पिटिटिव है, मान लो दो दोस्त हैं, मतलब उसकी जिसको जो पार्टनर है, आप उसकी भी फ्रेंड है, मतलब आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, लेकिन एक ही साइट पे हो सकता है कि आपकी जो साइट है, मतलब हो सकता है मान लो कि आपको उसको कहीं डेट पे लेके जाना है रेस्टोरेंट में, आप दोनों में से किसी एक के पास ही पैसे हैं, दोनों दोस्तों में, और लड़कों में ऐसा बहुत कॉमन होता है, तो उसने कहा कि यार या तो तू ले जा सकता है या मैं ले जा सकता हूँ। तो वो एक अलग तरीके का कंपटीशन है, मतलब एक बंदे के लिए कंपटीशन नहीं है, साइट के लिए कंपटीशन है। मतलब अगर आपके पास एंजाइम है, तो मान लो सबस्ट्रेट यहां बाइंड कर सकता है, लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटर है उसकी साइट दूसरी है उसी एंजाइम पे, वो उस साइट के लिए नहीं कर रहा, तो उस केस में वी मैक्स कम हो जाता है, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटर के बाइंड करने से जो वी मैक्स होता है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन केएम सेम रहेगा। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस वी आर हैविंग हियर। आपके पास ये सेम रहेगा और ये नीचे आ जाएगा। वी मैक्स इसमें कैसा हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। किस केस में? नॉन कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, फिर ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कैसे टेम्परेचर के केस में ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, ग्राफ भी देख लिया माइकलिस मेंटेन का। मोस्ट ऑफ द एंजाइम हैव क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, उनको देख लेते हैं। दीज आर द ग्रुप। एक है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम में ही क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या करते होंगे ये? ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते होंगे। तो जितने भी ऑक्सीडेजेस होते हैं या रिडक्टेजेस होते हैं, परऑक्सीडेजेस होते हैं, वो किस में आते हैं? इसमें आते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में। ट्रांसफरेजेस नाम क्या है? ट्रांसफर करता होगा, राइट? तो ये ग्रुप्स का ट्रांसफर करता है। आप देख रहे हो यहां से सबस्ट्रेट से कोई ग्रुप ऐड था, एस से बाइंड किया और उसने ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया। दोज आर द ट्रांसफरेजेस। इसका सिंपल एग्जांपल आपको देना है तो आप ट्रांसफरेजेस बोल सकते हो, डायरेक्टली नाम ही होता है ट्रांसफरेजेस। उसके बाद हाइड्रोलाइजेस। अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइजेस। दूसरा कैटेगरी है लाइजेस, लेकिन आप इसमें क्या नहीं यूज कर रहे? वाटर यूज नहीं कर रहे, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसी में आता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस कैटेगरी में आ रहा है? लाइज में। उसके बाद आइसोमेरेजेस, मतलब आइसोमेरिज्म होगी, एक ग्रुप को दूसरे में चेंज कर दो। लाइगेजेस, लाइगेज एंजाइम आपने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा होगा, जिसका फंक्शन होता है दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना, राइट? तो ये क्या करता है? बॉन्ड बनाता है, टू कंपाउंड्स विच कैन यूटिलाइज फॉर्मिंग ऑफ द बॉन्ड COCN, राइट? इस तरीके के बॉन्ड्स को बनाता है। उसके बाद लास्ट पार्ट एंजाइम। जब आप देखते हो तो एंजाइम में हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्रोटीन वाला पार्ट हो, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो अगर आप देखें एंजाइम में एक सिंपल एंजाइम होते हैं जिसमें क्या होता है? ओनली प्रोटीन होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है? कॉन्जुगेटेड एंजाइम, मतलब उसमें प्रोटीन पार्ट तो होगा, नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर बोलते हैं, और जो प्रोटीन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम, राइट? होलो एंजाइम में ये दोनों पार्ट मिल रहे हैं, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। अब कोफैक्टर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर में फर्क क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत टाइटली बाउंड होता है, कोफैक्टर टाइमली बाउंड होते हैं, जब रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तभी बाउंड होंगे, अदरवाइज बाउंड नहीं होंगे, और लूजली बाउंड होते हैं। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, व्हाट्स द डिफरेंस इन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोफैक्टर, तो कोएंजाइम, इसमें क्या होगा? एक तो ऑर्गेनिक पार्ट होगा, दोनों में ही ऑर्गेनिक पार्ट है, लेकिन एक कैसा बाइंड है? टाइटली बाइंड है, और दूसरा लूजली बाइंड है। तो इसमें आपके जो वाइटामिन होते हैं, जैसे नियासिन वाला एग्जांपल दे रखा है, NAD, तो ये कैसे करते हैं? एज अ कोएंजाइम आपके काम करके। फिर मेटल आयंस का आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें मेटल आयन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।
So we are done with the biomolecules. अच्छे से इसको रिवाइज करिए.